आज बात करते हैं उस जमीन की जिसे अक्सर भारत की तलवार भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां के लोग अपनी बहादुरी, अपनी जिंदादिली और अपने शानदार इतिहास के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरुओं की धरती, पंजाब की। बस ये एक लाइन पंजाब की पूरी पहचान बता देती है ना? एक नाम जो बहादुरी का दूसरा नाम है और एक ऐसी जमीन जो मुश्किलों से कभी घबराई नहीं। तो सवाल ये है कि ये नाम पंजाब आया कहाँ से? देखिए, इस शब्द का सबसे पहला इस्तेमाल तो यात्री इब्न बतूता ने किया था, लेकिन इस इलाके का रिश्ता नदियों से बहुत बहुत पुराना है। महाभारत में इसे पंच नद कहा गया, मतलब 5 नदियों का देश। और उससे भी पहले जाएं तो वैदिक काल में इसका नाम था सप्त सिंधु, यानी 7 नदियों की धरती। पंजाब की लोकेशन ही कह सकते हैं उसकी किस्मत थी। ये सिर्फ बड़ी बड़ी सभ्यताओं का घर नहीं था, बल्कि ये भारत का मेन गेट था, एक एंट्री पॉइंट। सदियों तक दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतें और खूंखार हमलावर सब इसी रास्ते से भारत में दाखिल हुए, और हर बार इस जमीन का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। अगर हम हजारों साल के इतिहास को फटाफट देखें तो पंजाब हमेशा सेंटर में रहा है। सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े शहर यहीं थे, ऋग्वेद की रचना यहीं हुई, फिर मौर्य आए, उन्होंने इसे एक साम्राज्य का हिस्सा बनाया, और कुषाणों और गुप्तों के टाइम में तो ये कल्चर और पावर का एक बहुत बड़ा हब बन गया। अब आता है इतिहास का वो मशहूर किस्सा, सिकंदर और राजा पोरस की टक्कर। ये कहानी पंजाब की उस हिम्मत वाली स्पिरिट को दिखाती है। हुआ ये कि जंग में हारने के बाद भी पोरस की बहादुरी से सिकंदर इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने इज्जत में उनका राजपाट लौटा दिया, और ये किस्सा पंजाबी हिम्मत का एक सिंबल बन गया। अब जैसे ही मिडीवल पीरियड शुरू हुआ, पंजाब पर हमलों का एक नया दौर चला। 712 एडी में अरब आए, फिर महमूद गजनवी के 17 हमले हुए, और उसके बाद मोहम्मद गोरी की जीत। मतलब एक के बाद एक हमले होते रहे, और हर हमला इस जमीन के पॉलिटिकल और कल्चरल फैब्रिक को बदलता चला गया। और ये तो बस शुरुआत थी। मुगल काल का यही उथल-पुथल वाला दौर था, और इसी बीच एक नई आध्यात्मिक लहर उठी। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की नींव रखी, एक ऐसा रास्ता जो एक ईश्वर, बराबरी और सेवा का संदेश देता था। कह सकते हैं कि ये उस दौर में हो रहे जुल्म और नाइंसाफी का एक सीधा जवाब था, लोगों के लिए उम्मीद की एक नई रोशनी। 2 सिर्फ एक नंबर, लेकिन सिख मुगल संघर्ष में ये नंबर 1 बहुत ही दुखद और अहम मोड़ का प्रतीक है। ये दिखाता है 2 गुरुओं की शहादत को, एक ऐसी घटना जिसने सिख पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें जुल्म के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। इस टकराव का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था गुरु अर्जन देव जी की शहादत। मुगल बादशाह जहांगीर के हुक्म पर उन्हें जिस तरह से तड़पाया गया, उसने पूरे सिख समुदाय को हिलाकर रख दिया। बस यहीं से शांति से साथ रहने का दौर खत्म हुआ और हथियारों से मुकाबला करने की शुरुआत हुई। इसके बाद आया गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान। उन्होंने दूसरों की, कश्मीरी पंडितों की धार्मिक आज़ादी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और इसीलिए उन्हें हिंद दी चादर यानी भारत की ढाल कहा गया। उनकी ये शहादत जुल्म के खिलाफ लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुई। अब इस लगातार हो रहे जुल्म से निपटने के लिए 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम उठाया। उन्होंने खालसा की स्थापना की। ये संत सिपाहियों की एक फौज थी, एक ऐसा भाईचारा जिसने कसम खाई थी कि वो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ेगा और धर्म की रक्षा करेगा। और अब कहानी पहुंचती है सिख पावर के पीक पर। ये दौर है महाराजा रणजीत सिंह का, जिन्हें शेर-ए-पंजाब के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। अलग अलग बिखरी हुई सिख रियासतों को एक किया और एक बहुत ताकतवर सेक्युलर साम्राज्य बनाया जो काबुल से लेकर तिब्बत तक फैला था। रणजीत सिंह कोई मामूली राजा नहीं थे। सोचिए, उन्होंने 12 अलग अलग सिख गुटों को, जिन्हें मिसल कहते थे, एक साथ जोड़ा। एक ऐसा राज बनाया जो अपने सेक्युलरिज्म और इंसाफ के लिए मशहूर था। कहते हैं कि उनके राज में किसी को मौत की सजा नहीं दी जाती थी और कानून सबके लिए बराबर था। और हाँ, हरमंदिर साहिब को सोने से मढ़वाकर स्वर्ण मंदिर का रूप देना, ये उनकी आस्था और उनकी विरासत की एक शानदार निशानी है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये सुनहरा दौर ज्यादा दिन नहीं चला।
महाराजा रंजीत सिंह की मौत के बाद आपसी फूट और धोखेबाजी ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। और बस इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। 2 भयानक जंगों के बाद उन्होंने पंजाब पर कब्जा कर लिया और इस तरह सिख साम्राज्य का सूरज डूब गया। अब हम इस कहानी के सबसे नए और शायद सबसे दर्दनाक हिस्से में आते हैं। ये दौर है ब्रिटिश राज का, आज़ादी की लड़ाई का और आखिर में उस जमीन के बंटवारे का जिसे कभी 5 दरियाओं का घर कहते थे। ब्रिटिश राज का हिसाब किताब थोड़ा अजीब था। मतलब एक तरफ तो उन्होंने नहरें बनवाईं जिससे खेतीबाड़ी में खूब तरक्की हुई, पंजाब बहुत खुशहाल हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जलियांवाला बाग जैसा भयानक हत्याकांड भी हुआ जिसने ब्रिटिश राज का असली क्रूर चेहरा सबके सामने ला दिया। तो पंजाब के हिंसक बंटवारे की जमीन कैसे तैयार हुई? देखिए, 1930 में कांग्रेस ने लाहौर में पूरी आज़ादी का नारा दिया। इसके जवाब में 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग रख दी। बस यहीं से माहौल बिगड़ने लगा। तनाव इतना बढ़ा कि दंगे भड़क उठे और इसने 1947 के बंटवारे की भयानक त्रासदी का स्टेज सेट कर दिया। आज़ादी के बाद भी पंजाब की पहचान को लेकर संघर्ष खत्म नहीं हुआ। पंजाबी सूबा आंदोलन चला और फिर 1966 में भाषा के आधार पर राज्य को फिर से बांटा गया। इससे 3 राज्य बने, पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब, हिंदी बोलने वालों के लिए हरियाणा और पहाड़ी इलाकों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश, और चंडीगढ़ को इन सबकी कॉमन राजधानी बना दिया गया। तो ये थी पंजाब की कहानी, एक ऐसा इतिहास जिसमें जीत है, बलिदान है, आस्था है और बंटवारे का दर्द भी है, सब कुछ है। और अब सवाल यही बचता है कि एक ऐसी जमीन जिसका अतीत इतना उतार चढ़ाव भरा रहा है, उसका अगला चैप्टर कैसा होगा? क्या होगा उसके भविष्य में?